सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान के पाठ दर्पण के टॉपिक जो विद्यार्थी कठिन समझते हैं कि हम किरण आरेख कैसे खींचें, प्रत्येक 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में किरण आरेख से संबंधित 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम दर्पण संबंधी किरण आरेख पर चर्चा करेंगे। उनके डायग्राम खींचेंगे और हम अलग अलग कलर्स का उपयोग करते हुए पूरी कोशिश की जाएगी मेरी तरफ से कि आप इन कम से कम समय में दर्पण संबंधी किरण आरेख खींच सकें। आपका और अपना विज्ञान गुरु लहरी सर। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आप सभी जानते ही हैं, जिसके बारे में हमने पहली जो वीडियो हमने जारी की उसमें हमने बताया है। तो आज हम चर्चा करेंगे किरण आरेख। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमारी जो बिंब की स्थिति है, हमारी जो बिंब की स्थिति है वो कहाँ पर है? अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर है। तो हमने बिंब को दर्शाया है ए और बी से। किसे दर्शाया है? ए और बी से। उसके बाद आप देख रहे हैं बिंब से 2 समांतर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आएंगी वो हमेशा मुख्य फोकस एफ से गुजरेंगी। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में कि हमारी जो प्रकाश किरणें हैं वो कहाँ पर मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं? मुख्य फोकस एफ पर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो बिंब की स्थिति अनंत पर है, तो किरणें हमारी कहाँ पर मिल रही हैं? मुख्य फोकस एफ पर। तो हमारा जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो हमारी कहाँ होगी? मुख्य फोकस एफ पर। कहाँ पर होगी? मुख्य फोकस एफ पर। दोस्तों, इसके आगे प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा जो आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार होगा, साइज क्या होगा? अत्यधिक छोटा। उसकी जो प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक और उल्टा। उसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्थिति को देख रहे हैं कि जब हमारे बिंब की स्थिति सी के परे हो, हमारी जो बिंब है वो कहाँ पर स्थित हो? वक्रता केंद्र सी से दूर स्थित हो। परे, परे मीन्स दूर। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में ए और बी, ब्लू लाइन से इंगित किया जा रहा है ए बी को। ए और बी कहाँ पर रखा हुआ है? सी के परे, सी से दूर। तो आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में एक हमारी जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दूसरी जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य फोकस एफ से गुजर रही है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, आप भी जान गए होंगे, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें मुख्य फोकस एफ से वापस जाएंगी और मुख्य फोकस से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी।
दोस्तों वैसा ही हो रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरणें मुख्य फोकस एफ से गुजर रही है और मुख्य फोकस एफ से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है। तो दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही हैं? सी और एफ के बीच, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में दोनों किरणें मिल रही हैं। इसका मतलब है कि बिंब की स्थिति सी से दूर हो, सी के परे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सी तथा एफ के बीच में। कहाँ पर बनेगा? सी तथा एफ के बीच में। प्रतिबिंब का आकार साइज कैसा होगा? छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, इन्वर्टेड, वास्तविक रियल। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगली स्थिति की ओर कि जब हमारी जो बिंब की स्थिति है वो कहाँ पर है? सी पर है। कहाँ पर है? सी पर, मतलब वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं, दोनों प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमारी एक किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी किरण जा रही है मुख्य फोकस एफ से। तो आप देखते हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ कि मुख्य अक्ष से जाने वाली किरणें मुख्य फोकस एफ से गुजरेंगी लौट करके और मुख्य फोकस एफ से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो ऐसा होने पर दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही हैं? वक्रता केंद्र सी पर। कहाँ पर मिल रही हैं? वक्रता केंद्र सी पर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो जहाँ पर किरणें मिल रही हैं वहीं पर हमारी क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र सी पर। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र सी पर। प्रतिबिंब का आकार, अब तक हमने दोनों परिस्थितियों में देखा कि जो प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा है? छोटा था। लेकिन जब बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र सी पर है तो प्रतिबिंब का जो साइज है वो कैसा होगा? बिंब के समान होगा। जितना साइज वस्तु का होगा, बिंब का होगा, वही साइज हमारा किसका होगा? प्रतिबिंब का होगा। इसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा। प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा। इसके बाद हम दोस्तों अगली स्थिति की ओर जा रहे हैं कि हमारी जो बिंब की स्थिति है वो सी तथा एफ के बीच है। कहाँ पर है? सी तथा एफ के बीच है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। बिंब को आप ए बी से हम दर्शा ही रहे हैं ब्लू लाइन खींचते हुए। एक किरण समांतर जा रही है, मुख्य फोकस एफ से गुजरेगी। एक मुख्य फोकस एफ से जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही हैं? सी के परे, मतलब सी से दूर जा कर के मिल रही हैं। तो हमारी जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो सी के परे होगी। कहाँ होगी? सी के परे, मतलब वक्रता केंद्र से दूर होगी। इसका जो आकार होगा, साइज होगा, वो बिंब से कैसा होगा? बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा, विवर्धित होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक तथा उल्टा। तो दोस्तों हम प्रतिबिंब को दर्शा रहे हैं ए डैश और बी डैश से और बिंब को दर्शा रहे हैं हम ए और बी से। तो आप देख सकते हैं हमने मुख्य अक्ष पर रेड डॉट से हमने ध्रुव पी, मुख्य फोकस एफ, सी को दिखाया है। मुख्य बिंदु होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब बिंब की स्थिति सी और एफ के बीच में होगी
तो प्रत्यम सी के परे बनेगा। चलो दोस्तों अगली स्थिति की ओर। जब हमारी बिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पर है? मुख्य फोकस एफ पर है। कहाँ पर है? मुख्य फोकस एफ। जैसा आप डायग्राम देख भी सकते हैं कहाँ पर स्थित है बिंब, कहाँ पर है। ए भी हमें कहाँ पर दिख रहा है? एफ पर दिख रहा है। तो डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि बिंब स्थिति कहाँ पर है? मुख्य फोकस एफ पर है। अगर इसका डायग्राम बनाना है तो आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों जब बिंब की स्थिति मुख्य फोकस एफ पर है तो किरण हमारी एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी किरण जाएगी हमारी वक्रता केंद्र सी से। तो दोस्तों अब तक हमने मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणों के क्या गुण होंगे, क्या नेम था उनके लिए, मुख्य फोकस एफ से जाएगी उस किरण के लिए क्या नेम था। अब थोड़ा सा बदलाव है कि अब हमारी जो प्रकाश किरणें हैं वक्रता केंद्र सी से जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली प्रकाश किरणें वापस लौट करके भी प्रकाश केंद्र सी से ही आती हैं। कहने का मतलब है कि जो किरण सी से जाएगी वो 180 डिग्री कोण पर सी से ही वापस लौट करके आएगी। चलो दोस्तों आगे चलते हैं कि बिंब की स्थिति मुख्य फोकस एफ पर है तो प्रत्यम कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। प्रत्यम का आकार साइज आकार कैसा होगा? अत्यधिक बड़ा होगा। प्रत्यम की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हमारी बिंब अनंत पर रखी थी प्रत्यम मुख्य फोकस एफ पर बन रहा था। अब बिंब एफ पर है तो प्रत्यम अनंत पर है। तो दोनों आपस में अपोजिट हैं। अगली और अवतल दर्पण की जो लास्ट स्थिति है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जो बिंब है या बिंब की स्थिति है वो हमारी है दर्पण के ध्रुव P और F के बीच। बिंब की स्थिति है ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्थिति में प्रकाश की जो किरणें हैं एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दूसरी वक्रता केंद्र से गुजरेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वो भी कहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी? दर्पण के पीछे। कहाँ प्रतीत होंगी? दर्पण के पीछे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि हमारी बिंब की स्थिति मुख्य फोकस F और ध्रुव P के मध्य है तो हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो दर्पण के पीछे होगी और प्रतिबिंब का आकार होगा वो विवर्धित होगा। कैसा होगा? विवर्धित होगा। अब एक चेंजिंग है। अब तक तो हम देख रहे थे कि अवतल दर्पण की सभी स्थितियों में बिंब की सभी स्थितियों में के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी? वास्तविक तथा उल्टा। लेकिन इस स्थिति में जब हमारा बिंब मुख्य फोकस F और ध्रुव P के मध्य हो तो प्रतिबिंब का बनना है दर्पण के पीछे। साइज विवर्धित, उसकी प्रकृति होगी आवासी तथा सीधा। आवासी तथा सीधा। दोस्तों ये था हमारे अवतल दर्पण के विभिन्न किरण आरेख। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उत्तल दर्पण के किरण आरेख। उत्तल दर्पण के किरण आरेख। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारी जो बिंब की स्थिति है वो कहाँ पर है? अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर है। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही हैं वो हमें मुख्य फोकस F पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसा हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि समांतर आने वाली किरणें कहाँ से गुजरेंगी? मुख्य फोकस F से। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मुख्य फोकस F पर जो डायग्राम में दे रखा है वहाँ पर हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं।
तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यदि बिंब की स्थिति कौन से दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए कहाँ पर हो, अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी, एफ पर, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार, साइज कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा। कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो आवासी तथा सीधा। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, आवासी तथा सीधा। तो दोस्तों डायग्राम में हमने भली भांति हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ए बी आप जानते हैं बिंब की स्थिति है या बिंब है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। इसके बाद हम आगे अगले डायग्राम की ओर हम जा रहे हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर हो, उत्तल दर्पण के लिए अनंत तथा पी के बीच, जैसा आप देख रहे हैं, तो इसमें जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो एक मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, एक वक्रता केंद्र सी से गुजरती हुई किरणें प्रतीत हो रही हैं। तो आप जानते ही हैं और आप भली भांति जान गए होंगे कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं वो मुख्य फोकस एफ से गुजरती हुई प्रतीत होंगी, और जो वक्रता केंद्र सी से आ रही है वो वक्रता केंद्र सी से गुजरती हुई प्रतीत होगी। और जहाँ पर दोनों किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आपस में काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि बिंब की स्थिति जब अनंत तथा ध्रुव पी के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस एफ और पी के मध्य होती है। जैसा आप देख सकते हैं ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब का जो आकार है वो छोटा होगा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, आवासी तथा सीधा। तो प्रकृति कैसी होगी, आवासी तथा सीधा। तो दोस्तों हमने भली भांति डायग्राम की सहायता से आपको दर्पण संबंधी किरण आरेख के बारे में समझाया। शायद आपको बखूबी समझ में भी आया होगा। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में 5 या 3 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता है।